देश भर में कोरोना पर लगता है कि किसी तैयारी का कोई असर नहीं है। बिन दवा इलाज के कोरोना की बीमारी बेलगाम रफ्तार से बढ़ती जा रही है। ताजा आंकड़े आपको बता दें, 24 घंटे में कोरोना के नए बीमार की तादाद 4,12,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जबकि कल के मुकाबले करीब 29,000 नए केस ज्यादा है। कोरोना से 24 घंटे में मौत भी करीब 3900 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली, मुंबई, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो पिछले 24 घंटे में किस तरह से कोरोना से हाहाकार मचा है, आंकड़े किस तरह से बढ़े हैं, वो आपके सामने है। देश में पिछले 24 घंटे में लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, साथ ही साथ कोरोना से संक्रमित लोगों की भी संख्या बढ़ी है। और इस बीच तमाम ऑक्सीजन को लेकर संकट, दवाइयों को लेकर संकट, बेड को लेकर संकट, वो अपनी जगह जस का तस बना हुआ है। लोग बेहाल है, लोग परेशान है। इन तमाम अभावों के बीच राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास इस वक्त जवाब देने को कुछ नहीं है। थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होने वाली है। ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जवाब तलब भी करना है, केंद्र को भी और दिल्ली को भी। केसेस की दृष्टि से देश में जो केसेस आए उनको एनालाइज करें तो 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 7 स्टेट्स में हैं और इसी तरह लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। इनमें भी देखें तो देखते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक एक्टिव केस नोट किए गए हैं। इसी तरीके से स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को मॉनिटर करने के लिए हम एक पैरामीटर जो एनालाइज करते हैं वह है केस पॉजिटिविटी, यानी कि जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें से कितने सैंपल पॉजिटिव पाए गए। तो उसमें देखें तो पाते हैं कि करीब 24 स्टेट हैं जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। 5 से 15% 10 स्टेट्स हैं और लेस देन 5% 3 स्टेट्स हैं। इसमें भी अगर देखें तो पाते हैं कि 10 स्टेट्स ऐसी है जहां पर कि करीब 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी है, जिसका अर्थ यह है कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में हमें और अधिक कार्य करने की जरूरत है ताकि हम इन्फेक्शन का स्प्रेड प्रिवेंट कर सकें और एक रूट कॉज जो कि हमारे सामने केसेस के रूप में दिखाई देता है उसको हम कंट्रोल कर सकें। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कुछ स्टेट्स में हमें अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग और केसेस का डिक्रीज भी दिखाई दे रहा है। उसके तहत हम देखते हैं तो पाते हैं कि महाराष्ट्र में केसेस में रिडक्शन नोट किया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कुछ केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह केसेस में रिडक्शन दिखता है। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ वक्तानिया मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कुमार कुणाल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, आपने कल खुद दिखाया था किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, स्टेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत कब मिलेगी? देखिए, जिस तरीके से संख्या आ रही है और 4,12,000 और अगर पूरे देश की बात करें, दिल्ली की भी बात करें, दिल्ली में लगभग 26-27% केस पॉजिटिविटी है, पूरे देश में 21% से ऊपर चला गया है। तो ये जो आंकड़े हैं वो इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि दिल्ली में तो कम से कम लगातार ये तीसरा हफ्ता है जब 25% से ऊपर केस पॉजिटिविटी बना हुआ है। और इसीलिए जो बेड की दिक्कत है, ऑक्सीजन की दिक्कत है, चाहे दवाइयों की दिक्कत है, ये इसीलिए बनी हुई है। कल हमने एक और पर्दाफाश किया कि किस तरीके से एम्बुलेंस के नाम पर हजारों लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं, उसमें भी सरकार नाकाम नहीं है, वहां पर भी लोगों को बचाने में। तो ये सब कुछ मिला करके न सिर्फ वायरस का कहर है बल्कि जो सरकारी जिम्मेदारी, लापरवाही है उसका भी कहर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ तो काम हो रहे हैं, जैसे हमने दिखाया कि ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ नाकाफी साबित हो जाते हैं जब मामले इतने बढ़ते हैं। बिल्कुल, और इसलिए कहा जा रहा है कि तमाम इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान इस वक्त की स्थिति में फिलहाल है। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में जिस तरह से हमेशा की तरह अभी भी आंकड़े जो है, बीच में हमने जरूर देखा था कि कुछ कम वहां पर नंबर सामने आ रहे थे, लेकिन फिर से एक बार हम देख रहे हैं आंकड़े वहां पर अब भी वैसे ही बने हुए हैं।
क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी राज्य सरकार की? देखिए, महाराष्ट्र में तो सबसे पहले जो टेस्ट है वो टेस्ट के लिए काफी ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि टेस्टिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं। मुंबई में कल 35,000 टेस्ट किए गए हैं, लेकिन बीएमसी कमिश्नर का खुद कहना है कि 40 से 45,000 तक टेस्टिंग होनी चाहिए। अब दूसरी जो बात करें श्वेता, तो सबसे बड़ी बात है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कल पूरे महाराष्ट्र में 920 लोगों ने कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी थर्ड वेव की अगर जो बात करें तो उसके लिए तैयारियां की जा रही है। जैसे हर दिन महाराष्ट्र में 1200 मैट्रिक टन का जो है निर्यात किया जाता है, लेकिन अब इसे एक महीने में बढ़ाकर 3000 मैट्रिक टन की जो है संभावना वो कोशिश की जा रही है। कल उद्धव ठाकरे ने भी यही कहा अपने स्पीच में कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ानी है। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा पेशेंट को जरूरत होती है वो वेंटिलेटर बेड्स की, तो अभी 12,000 वेंटिलेटर बेड्स है पूरे महाराष्ट्र में, तो इसे और ज्यादा बढ़ाना है। तो पूरी तैयारियां की जा रही है, कोशिश की जा रही है। तैयारियां और कोशिशें जारी है, लेकिन इस बीच मरीज बेहाल है। उत्तर प्रदेश का हाल हम सभी लगातार देख रहे हैं। शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ की तस्वीरें भी कई बार देखी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की अगर ओवरऑल हम बात करें तो स्थिति डरावनी है, भयावह है। जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, जिस तरह के हालात हैं वो अभी तक के सुधरे हुए नजर नहीं आते। ऑक्सीजन को लेकर के उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा रहा। छोटे शहरों में खतरा अब ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, मतगणना खत्म हुई है और उसके बाद लोग अपने घरों में हैं, चाहे वो पलायन करके आए हुए लोग हों या चुनाव में जुटे हुए लोग थे। और इसको लेकर के लगातार आशंका जताई जा रही है कि वो लोग बड़े लेवल पर स्प्रेड कर सकते हैं संक्रमण, और इसी के लिए सरकार ने भले ही योजना शुरू की हो, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आता जिससे साफ हो सके कि क्या इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। 30,000 के आसपास उत्तर प्रदेश का संक्रमण का आंकड़ा अभी भी है। 4,000 के आसपास अभी भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोज जो है कोरोना संक्रमण लोग हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मौतें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति अभी भी डरावनी ही है। सरकार कोशिश जरूर कर रही है। इस बीच में डीआरडीओ के बेड्स स्टार्ट हो गए। कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहां पर जो 100 बेड्स के स्टार्ट करने की बात थी वो भी शुरू हो गया। कुछ और नई व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जो स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में अभी मुश्किल कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ने वाली है। राज्य सरकारों के दावे और वादे कितने खोखले हैं वो सामने इस वक्त खास करके इस पेंडेमिक में नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली के अफसरों से आपस में बैठक करके आज सुबह 10:30 बजे पूरा खाका पेश करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 टूक कह दिया था कि उसे दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज देने का इंतजाम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें ये थी कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें, अब इस पूरे मामले पर सुनवाई है 10:30 बजे। सुनना है को चाहिए अपने अस्पतालों में भरपूर ऑक्सीजन देने के लिए। उसके मुकाबले कल दिल्ली में मात्र 555 मीट्रिक टन आया, यानी कि जरूरत 976 की है, आया 555 मीट्रिक टन है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जरूरत है उसका लगभग आधा ऑक्सीजन सप्लाई आज केंद्र दिल्ली को कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली को ऑक्सीजन देना, और कृपया कर दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दीजिए। हम आपकी ना नहीं सुनेंगे, हम आपके बहाने नहीं सुनेंगे। देखिए, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे और प्रदेश की सरकार हो। जिस तरह की कोई भी उन्होंने अपनी कठिनाई बताई है तो उसका समाधान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और देती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और वो प्रदेश को भी उस पर थोड़ा बहुत भरसक परिश्रम करनी चाहिए जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है? केंद्र सरकार को कहा गया है 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के लिए। अब ये केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली को उतना चाहिए ही नहीं। दिल्ली सरकार जो है वो अलग रोना रो रही है। दिल्ली सरकार को यह भी कहा गया है कि आप स्टोरेज की अपनी व्यवस्था करें। क्या है रियलिटी? रियलिटी ये है कि केंद्र सरकार कितनी भी भागदौड़ कर ले, 700 मीट्रिक टन ये 20 घंटे में यानी 10:30 बजे तक, ये मुझे बहुत ऐसा असंभव की तरह लगता है कि वो इतना इंतजाम कर पाएगी।
अभी भी वो कोर्ट के आगे यही बताएगी कि हम मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना ही हमने किया है। क्योंकि ये ऐसा कि 500 मीट्रिक टन से 200 मीट्रिक टन एकदम से 20 घंटे में उसकी आपूर्ति कर देना या उसके बारे में कोई प्लान बता देना, ऐसा ही है जैसे अलादीन का चिराग भेज देना और दिन आकर कहे कि हुक्म मेरे आका, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। तो ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है अभी फिलहाल। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 10:30 बजे जब कोर्ट की सुनवाई होगी उस समय केंद्र सरकार कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग लेकर आती है जिससे कि वो 20 घंटे में जो कल से अब तक की मोहलत है उसमें वो ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पाती है दिल्ली को उसकी जरूरत के मुताबिक। ये सचमुच मुझे भी क्यूरियोसिटी है और पूरे दिल्ली और देश भर के लोगों को क्यूरियोसिटी जरूर। बीजेपी नेता तो पहले से ही कहने लगे हैं कि इतनी तो दरकार ही नहीं है दिल्ली को 700 मीट्रिक टन की, तो दे क्यों? सरकार की जहां तक बात है तो बीजेपी नेता और केंद्र सरकार ये भी कह रही है कि दिल्ली में पूरे देश में ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी है ही नहीं, ना पहले थी ना अभी है ना आगे रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें दूर कर दी गई हैं। जब ऐसा सारा कुछ है तो क्या लोग सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं या फिर वो मर भी रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि सरकार को बदनाम किया जाए या सरकार से बदला लिया जाए? ये समझ से परे है कि जब ग्राउंड रियलिटी दिखाई पड़ रही है उसके बाद भी सरकार के सचिव और सारे मंत्री और सारी सरकार कैसे ये कहने की हिम्मत जुटा पा रही है कि सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम बता दें कि 10:30 बजे सुनवाई होनी है, केंद्र को भी जवाब देना है। दिल्ली सरकार जो है वो अपना पक्ष रख चुकी है, अफसरों को भी बैठक करके जवाब देना है कि दरअसल अब आगे का एक्शन प्लान क्या होगा। दिल्ली और केंद्र सरकार के अफसर 10:30 बजे जो है बैठक करने के बाद अपना अपना जवाब देंगे। लेकिन बड़ा सवाल इन सबके बीच आखिर क्या हो रहा था इतने लंबे समय से? लोग हर दिन मर रहे हैं, आंकड़े उनके बढ़ते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच ऑक्सीजन को लेकर किल्लत जस की तस है। अब बात करेंगे बिहार के मधेपुरा की, जहां पर 800 करोड़ की लागत वाले अस्पताल की बदहाली पर आखिरकार नीतीश सरकार जागी है। आज तक की खबर के बाद सरकार ने फैसला किया है कि जल्द से जल्द यहां डॉक्टरों की तैनाती होगी। मंगलवार रात 10 बजे आज तक के दस्तक कार्यक्रम में मधेपुरा के इस आधुनिक अस्पताल में इलाज के लिए भटकते लोगों की कहानी सारे देश ने देखी। उनका RT-PCR रिपोर्ट नहीं आया है, ऑक्सीजन लेवल कभी घटता है कभी बढ़ता है और उनको सुबह डॉक्टर साहब बोले जो इनको ऑक्सीजन लेवल कम है और न्यूमोनिया है, इनको जो है बाहर शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ ICU की व्यवस्था नहीं है। आज तक के जरिए 800 करोड़ रुपए में बने इस अस्पताल का असली सच देश ने जाना, जिसके कंधों पर मधेपुरा समेत आधा दर्जन जिलों के कोरोना मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी है। लेकिन आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने अपनी पड़ताल में पाया कि ऑक्सीजन और डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है। 30 के रात में उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 42 चला गया। कोई भी डॉक्टर देखने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा PM केयर्स फंड के द्वारा यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया, लेकिन वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। आगे की पड़ताल में रोहित सिंह को अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कैमरे पर बताया कि रिक्त पदों के चलते ये अस्पताल लोगों का इलाज करने में नाकाम है। 500 बेड पहले से यहाँ घोषित है, लेकिन 500 बेड के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन पावर होना चाहिए अभी तक नहीं दिया गया है शुरू से ही। आज तक पे खबर दिखाई जाने के बाद कोसी प्रमंडल के आयुक्त राहुल महिवाल आज मधेपुरा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक के बाद ये फैसला लिया कि रिक्तियों को भरने के लिए 10 मई को वॉक इन इंटरव्यूज कराए जाएंगे और 15 डॉक्टरों की बहाली भी की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि बाकी पदों पर कब बहाली होगी, क्योंकि इस अस्पताल में स्वीकृत 680 पदों में 482 पद खाली पड़े हैं। 15 डॉक्टर अकेले कैसे मरीजों का इलाज करेंगे? अस्पताल में जरूरी नर्सिंग स्टाफ की बहाली कब होगी? ये काम अस्पताल बनाते वक्त क्यों नहीं किया गया? वैसे 800 करोड़ के इस अस्पताल में जरूरी पदों की नियुक्तियां ही नहीं टाली जा रही। सरकारी खजाने से इतनी रकम खर्च करके भी अस्पताल में 24 घंटे तक बिजली गुल रहती है। मंगलवार को जब रोहित सिंह दोपहर 1 बजे यहाँ रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जनरेटर चल रहे हैं। पूछताछ की तो बताया गया कि अस्पताल में बिजली नहीं है, जिसकी वजह लाल फीताशाही है। वेंटिलेटर पर पेशेंट्स हैं, सबको जो है लाइफ इज बीइंग थ्रेटेंड, तो वहाँ तक तो चल रहा है, लेकिन इधर हम लोग
बिना बिजली के ही जी रहे हैं। से इन्होंने दुरुस्त कर लिया युद्ध स्तर पे और बाकी कुछ LNT के स्तर पे काम है, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि अपना काम समय और नियमित रूप से पूरा करते रहें। आगे से ऐसा नहीं होगा, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत खराब है, डॉक्टरों की बेहद कमी है। इसके बावजूद सरकार 800 करोड़ रुपए अस्पताल पर तो खर्च कर देती है, लेकिन वक्त पर डॉक्टरों की बहाली करना भूल जाती है, जिससे इतना आधुनिक अस्पताल अपने मकसद में नाकाम हो जाता है। रोहित सिंह, मधेपुरा, आज तक। कोरोना से दिल्ली में हर घंटे 14 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन अब एक बड़ी उम्मीद दिखी है। DRDO के 2 प्लांट दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में लगाए गए हैं। DRDO के ऐसे प्लांट से अस्पतालों को ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भर बनाया गया है। 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन। अगर ऐसे प्लांट हर बड़े अस्पताल में लग जाएं, तो काफी हद तक ऑक्सीजन का संकट दूर किया जा सकता है। शुरुआत दिल्ली से हुई है, जहां 2 सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों एम्स और RML में DRDO ने ऑक्सीजन प्लांट लगाकर इन्हें ऑपरेशनल कर दिया है। ऐसे प्लांट से 24 घंटे के अंदर 47 लीटर के 197 सिलेंडर कम से कम 150 बार भरे जा सकते हैं और हर दिन ऐसे प्लांट से किसी भी अस्पताल में 195 मरीजों की जरूरत की ऑक्सीजन आसानी से मिल जाएगी। प्लानिंग करने से लेकर प्लांट को अस्पताल में लगाकर ऑपरेशनल करने तक सिर्फ 1 हफ्ते का समय DRDO को लगा है। ऐसे प्लांट को एम्स और RML के मौजूदा ऑक्सीजन स्टोरेज से अटैच कर दिया गया। इन अस्पतालों की अपनी ऑक्सीजन क्षमता और अब DRDO के प्लांट लगने से बड़ी क्षमता के बाद शायद ही इन अस्पतालों को कहीं और से ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। DRDO के ऐसे प्लांट लगाने से पूरी कोशिश यही है कि ऑक्सीजन सप्लायर पर अस्पतालों की निर्भरता कम की जाए। कम से कम दिल्ली के लिए ये कुछ राहत की बात है, क्योंकि दिल्ली में तो अस्पतालों की सांसें हर समय अटकी रहती हैं कि पता नहीं कब कहां ऑक्सीजन की सप्लाई ही ना पहुंच पाए और अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान खतरे में आ जाए। It will be definitely helpful and it will be supporting hospitals where there are about 200 patients, 300 patients and all that. It will be very useful. We are trying to overcome continuously and industries are working very hard. I think we should be able to meet definitely the 500 numbers in 3 months. DRDO के ये प्लांट तमिलनाडु में कोयम्बटूर से एयरलिफ्ट किए गए थे और हफ्ते भर के अंदर 2 प्लांट को 2 अस्पतालों में इंस्टॉल कर दिया गया। ऐसे ऑक्सीजन प्लांट को दिल्ली में एम्स के ट्रॉमा सेंटर और RML के अलावा इसी हफ्ते सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल और हरियाणा के झज्जर के एम्स में भी लगाया जाएगा। ये अस्पतालों को ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहला बड़ा कदम है, जिसमें PM केयर फंड से DRDO ऐसे 500 प्लांट 3 महीने के अंदर देश के हर जिले में लगाने वाला है। देश के अस्पताल आत्मनिर्भर बन रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे अस्पतालों में इस तरीके के प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये एम्स के अंदर प्लांट लगाया गया है, जिसमें हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पाद किया जाएगा, जिसका मतलब है कि देश के एक सबसे बड़े अस्पताल के अंदर अब ऑक्सीजन की डिपेंडेंस बाहरी सप्लाई पे नहीं होगी। अस्पताल अपनी जरूरत के हिसाब से अब ऑक्सीजन बना सकता है। ऐसे 500 प्लांट अगले 3 महीने में देश के कई बड़े अस्पतालों में लगा दिए जाएंगे। श्वेरा पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ। देश के करीब करीब हर जिले में ऐसे प्लांट लगाने का प्लान है और इसकी जिम्मेदारी DRDO को दी गई है, क्योंकि DRDO जितनी तेजी से काम कर सकता है उसका कोई तोड़ नहीं है। DRDO ने जिस तकनीक का इस्तेमाल कर फाइटर जेट तेजस में ऑक्सीजन के इंतजाम किए थे, वही तकनीक अब ऑक्सीजन की कमी से राहत देने में काम आ रही है। ये कोरोना के विरुद्ध देश का युद्ध काल है और प्राथमिकता सांसों के संघर्ष को दूर करने की है, वो भी तेज रफ्तार से। मदद के लिए DRDO उस तकनीक के साथ आगे आया है जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल होता है। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन की इस तकनीक के आधार पर देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार DRDO PM केयर्स फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगले 3 महीने में ये प्लांट पूरे देश में सेटअप कर दिए जाएंगे।
इनफैक्ट 5 प्लांट्स तो बहुत जल्दी ही दिल्ली रीजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जा रहे हैं। ये तकनीक LCA तेजस की ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्निक के आधार पर बनाई गई है। इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स को भी ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बताते हैं कि तेजस की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की कमी से निपटने वाले 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया जा रहा है। इस तकनीक का नाम है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी ओबॉक्स। इससे तेजस में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने इस तकनीक को डेवलप किया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण ऐसे फाइटर विमानों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिहाजा ये तकनीक विकसित की गई थी जिससे हवा से ही ऑक्सीजन निकाली जाती है और नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है। ये तकनीक करीब 90 से 96% तक शुद्ध ऑक्सीजन दे देती है। कोरोना के समय में DRDO ने ये तकनीक प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। ये प्रणाली एक समय में 190 मरीजों को 5 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से ऑक्सीजन पहुंचाती है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर्स को चार्ज किया जा सकता है। इससे लोगों को ऑक्सीजन के मामले में बहुत राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में अपना ही प्लांट होगा, वो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेंगे। आशा की जा रही है कि इस कदम से देश में पेंडेमिक से लड़ने में काफी सफलता मिलेगी। DRDO ने 2 कंपनियों को तेजस में इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के अलग अलग अस्पतालों में 1000 लीटर प्रति मिनट वाले 380 प्लांट लगाएंगे। 500 लीटर प्रति मिनट वाले 120 प्लांट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ काम करने वाली कंपनियां लगाएंगी। दिल्ली NCR के अंदर 5 प्लांट लगाए जाने का काम शुरू भी हो चुका है। अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लगने से सिलेंडर्स पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, खासतौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में। फिलहाल पूर्वोत्तर और लेह लद्दाख में सेना के कुछ अस्पतालों में इस तरह से ऑक्सीजन पैदा की जा रही है। ये युद्ध काल ही है कोरोना के खिलाफ, इसीलिए देश की तीनों सेनाएं हो या फिर उनके लिए उपकरण विकसित करने वाला DRDO, इस समय सबने अपना सब कुछ झोंक दिया है इस जंग में जीत के लिए। भले ही इन ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए 3 महीने का दायरा दिया जा रहा हो, लेकिन कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि देश को फौरी मदद मिल सके। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।